हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th बायोलॉजी इकोसिस्टम में मैं आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक जिसमें आज हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ने से पहले चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस फिगर में दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें परभक्षी खाद्य श्रृंखला में स्थलीय पारितंत्र में जो टेरेस्ट्रियल आपका इकोसिस्टम होगा उसमें किस तरीके की फूड चेन व्यवस्थित रहेगी, और दूसरा है जलीय पारितंत्र में तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम रहेगा उसमें किस तरीके से आपकी फूड चेन व्यवस्थित रहेगी। आइए देखते हैं। स्थलीय पारितंत्र में सबसे पहले जो प्लांट होंगे, आपको पता है प्लांट, जब मैंने इकोसिस्टम आपको पढ़ाया था तो फर्स्ट प्लेस पर प्लांट रहते हैं जिनको हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। प्रोड्यूसर्स खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम स्थान होता है उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। इसमें पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और एनर्जी ग्रहण करते हैं। पादपों से एनर्जी जो हर्बीवोरस होते हैं, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता जैसे कि टिड्डा, ये इससे प्लांट से एनर्जी प्राप्त करेगा, और टिड्डे को प्रथम मांसाहारी जिनको हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, ये टिड्डे को खाकर एनर्जी प्राप्त करेंगे और हम इन्हें प्रथम मांसाहारी या फर्स्ट कार्निवोरस के नाम से जानेंगे। टिड्डे को खाकर चूहे को एनर्जी मिलेगी जो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। अब चूहे को खाकर जो स्नैक होगा उसको एनर्जी प्राप्त होगी जो आपका तृतीय उपभोक्ता के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम द्वितीय मांसाहारी या सेकेंड कार्निवोरस भी कह सकते हैं। सांप को खाकर आपका जो बाज होगा वो एनर्जी प्राप्त करेगा जिसको हम टॉप कंज्यूमर के नाम से जानेंगे, और इसको हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं और टॉप कार्निवोरस भी कह सकते हैं। इस तरीके से एक दूसरे को खाने का क्रम बरकरार रहता है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू में प्लांट रहते हैं। प्लांट से एनर्जी जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे प्राइमरी कंज्यूमर वो प्राप्त करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाकर टर्सरी कंज्यूमर जो होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और टर्सरी कंज्यूमर को जो टॉप कंज्यूमर होंगे वो खाकर एनर्जी गेन करेंगे। इस तरीके से प्रोड्यूसर से उपभोक्ता तक ये क्रम चलता रहता है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फूड चेन है। आइए सेकंड चाहिए आपको जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी भी आपको फूड चेन में दिखाती हूँ। सबसे पहले जो पादप प्लवक होंगे ये आपके प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, जिसमें आपके हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल भी इसमें शामिल रहेंगे। ये जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे या प्लांट्स होंगे छोटे छोटे तैरने वाले पानी में, वो रहेंगे। आप इन जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे इनको भोजन के रूप में जो जूप्लैंक्टन होंगे या जंतु प्लवक होंगे वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, जिसमें एनिलिड्स हो सकते हैं, मोलास्क हो सकते हैं, मोलास्क का संघ के जंतु। फिर जूप्लैंक्टन को भोजन के रूप में ग्रहण करके एनर्जी जो फर्स्ट कार्निवोरस होंगी जिसमें शाकाहारी छोटी मछलियाँ होंगी वो ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति करेंगी। इन फर्स्ट कार्निवोरस को जो द्वितीय कार्निवोरस या सेकंड कार्निवोरस होंगी, बड़ी मछलियाँ, मांसाहारी मछलियाँ, वो छोटी मछलियों को खाकर एनर्जी को ग्रहण करेंगी। फिर जो बड़ी द्वितीय मांसाहारी आपकी मछलियाँ होंगी उनको सर्वोच्च मांसाहारी जो मछलियाँ होंगी या टॉप मांसाहारी जो मछलियाँ होंगी वो खाकर एनर्जी को ग्रहण करेंगी। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप या एक दिशीय क्रम में एक दूसरे को खाकर एनर्जी को गेन किया जाता है। यही व्यवस्था जो चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम में हो चाहे आपकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हो, सभी इसी तरीके की व्यवस्था को बरकरार रखते हैं। तो हमने जो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम था उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, ये मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ाया भी है। इसके बाद जंतु प्लवक जो पॉन्ड इकोसिस्टम पर डिपेंड रहेंगे, जंतु प्लवक पे छोटी मछलियाँ डिपेंड रहेंगी, छोटी मछलियों पे मांसाहारी मछलियाँ डिपेंड रहेंगी, और मांसाहारी मछलियों पर जो सर्वोच्च मछलियाँ होंगी वो डिपेंड रहेंगी। आप यूपी बोर्ड में इस क्वेश्चन को राइटिंग करने में या तो ये वाला चित्र जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसको बना सकते हैं, या फिर जो जलीय इकोसिस्टम में मैंने आपको ये वाला बताया इसको भी आप लोग बना सकते हैं। चित्र या फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली लिख कर एरो इस तरीके से फॉलो करके, और जो भी आपने बनाया हुआ उसको इस तरीके से स्थलीय पारिस्थितिक बनाया तो ये वाला, और जलीय पारिस्थितिक बनाया तो ये वाला, इस तरीके से आप चित्र जरूर नोट डाउन करेंगे
क्योंकि जो फूड चेन होती है उसमें आपको फिगर जरूर बनाना होता है। आइए अब थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। श्रृंखला मतलब चेन। यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अर्थात किसी भी पारितंत्र के हरे पादप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसी को हम भोजन भी कह सकते हैं। आगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सीधे ही पादपों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। जो आपके फर्स्ट कंज्यूमर रहेंगे वो डायरेक्ट प्लांटों से अब एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं भोजन के माध्यम से। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, जैसा कि मैं चित्र में आपको समझा चुकी हूँ। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन लेते हैं और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के मरने के बाद उन्हें अपघटक खाते हैं। इस प्रकार भोजन के स्थानांतरण के कारण एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी। ये आपके ऑप्शनल में भी प्रश्न आ सकता है। खाद्य श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। आपको 3 में निशान लगाना होगा। पहला परभक्षी खाद्य श्रृंखला या इसी को हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरी अपरद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला और तीसरी परजीवी खाद्य श्रृंखला। आइए पहली जो खाद्य श्रृंखला है परभक्षी खाद्य श्रृंखला वो देखते हैं। इसको हम प्रेडेटर फूड चेन कहेंगे। परभक्षी खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जीवों पर परभक्षी मतलब एक दूसरे को खाने का क्रम खत्म होती है। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में परभक्षी अपने लक्ष्य का शिकार करता है। इसे चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। परभक्षी जैसे कि मैं आपको जो 3rd यूनिट पढ़ाई थी उसमें आपको मैंने जो प्रश्न पढ़ाया था प्रेडेटर आपको याद होगा, जिसमें कोई शिकार जब करता है शेर तो शेर आपका क्या कहलाएगा? परभक्षी श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। और भक्ष जो कहलाएगा वो हिरण कहलाएगा और परभक्षी कौन कहलाएगा? शेर कहलाएगा। तो परभक्षी मतलब किसी दूसरे के द्वारा किसी का भक्षण करना। तो परभक्षी का क्या लक्ष्य होता है? वो अपने शिकार को खाना चाहता है। इसे हम चारण खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अगली सेकंड अपराध या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला में आपको पता है जीवाणु तथा कवक आते हैं जो मृत भागों को अपने भोजन में शामिल करते हैं, सड़ी गली चीजों को। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ न होकर जंतु या पादपों के शरीर के मृत भागों से प्रारंभ होती है। आप इतना लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैंने अंडरलाइन दिए। आगे ये खाद्य श्रृंखला अपरद केंचुआ आदि से प्रारंभ होकर अंत में बड़े जीवों या सूक्ष्म जीवों पर ही जाकर खत्म होती है। आगे अपरद खाद्य श्रृंखला परभक्षी खाद्य श्रृंखला की तुलना में छोटी होती। जो मैंने आपको खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, वो अपरद खाद्य श्रृंखला जो परभक्षी खाद्य श्रृंखला जो मैंने पीछे बताई है शेर और हिरण का उदाहरण देकर, उसकी तुलना में कैसी छोटी रहेगी। अपरद खाद्य श्रृंखला किसी भी पाचन के लिए अति आवश्यक होती, क्योंकि जो डेड बॉडीज होती हैं उनको भोजन के रूप में शामिल करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट खाद्य श्रृंखला होती है। अगली तीसरी परजीवी खाद्य श्रृंखला। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ भी हरे पादपों से होता है, परंतु यह खाद्य श्रृंखला बड़े जंतुओं से छोटे परजीवियों की अग्रसर होती है। क्या मतलब हुआ? उदाहरण के माध्यम समझते हैं। किसी वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ वृक्ष उत्पादक की तरह कार्य करेगा। जैसे वृक्ष के ऊपर कोई बंदर बैठा हुआ है, बंदर की बॉडी पे कोई परजीवी है जैसे कि जू। तो ये खाद्य श्रृंखला प्लांटों से प्रारंभ होगी और जो छोटे आपके उपभोक्ता होंगे उन पर जाकर खत्म हो जाएगी। वृक्ष पर अनेक प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बंदर या पक्षी हो सकते हैं तथा इन प्राथमिक उपभोक्ताओं के शरीर पर अनेक सूक्ष्म परजीवी जैसे जू आदि उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार यह एक परजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। आगे देखते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं के अध्ययन से पता चलता है कि जो खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी वह उतनी ही स्थिर होगी तथा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है तथा परभक्षी व भक्ष में संतुलन बना रहता है। तो खाद्य श्रृंखलाएं क्या काम करती हैं? ये परभक्षी व भक्ष के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।
ना ही परभक्षियों की संख्या को ज़्यादा होने देती हैं और ना ही भक्ष की संख्या को ज़्यादा होने देती हैं।